आप सभी बच्चों का स्वागत है टीएनआई के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास शर्मा आज लेके आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है चेंज दी वॉइस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो किसी भी पैटर्न का एग्जाम हो। ये क्वेश्चन अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और डिफिकल्ट नहीं है। बच्चों को लगता है ये डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से आज सिखाऊंगा ये टॉपिक, डील कैसे करना है, आपको क्या पहचानना कैसे है, कैसे आप उसको हिंट से उसको समझेंगे, क्रैक करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको आज बहुत हेल्प करने वाला है। और एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, मैं तो यही बोलूंगा कि आपको फ्री के नंबर मिल जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तिकड़मबाजी आपको नहीं करनी पड़ती। तो बिना ज़्यादा समय लिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट, चेंज दी वॉइस, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर कर लेना। ये हर बार बोलता हूँ, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, जैसा आपका मन हो वैसे आप करें। हाँ, कोई सुझाव हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर को, जैसे कि इसका नाम है चेंज दी वॉइस, यानी कि हमें वॉइस को चेंज करना है। क्या चेंज करना है? अगर वॉइस आपकी एक्टिव है तो उसे पकड़ना है कि उसका पैसिव वॉइस क्या होगा। अगर वॉइस आपकी पैसिव है तो आपको पकड़ना होगा कि उसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। आपको उन 4 ऑप्शंस में से एक चीज को, एक पार्ट को, उसका आंसर बताना पड़ता है। अब ये तो था। अब छोटी चीज को समझेंगे कि आप सबसे पहले तो हमें ये एक चीज समझनी है कि वो वॉइस एक्टिव है कि पैसिव वॉइस है। उसके बाद मैं सारे के सारे रूल्स आपको, टेंस वाइज, सेंटेंसेस वाइज, आपको सारे के सारे आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज क्या होती है कि भाई आपको वॉइस चेंज करनी है, आपको चेक करना है कि वॉइस कौन सी है। अब आपकी वॉइस, आपकी 2 वॉइस हो सकती है, आपकी एक्टिव वॉइस हो सकती है, ठीक है, या आपकी हो सकती है पैसिव वॉइस। अब क्या है, अगर वॉइस एक्टिव है तो उसका पैसिव फॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा। अगर वॉइस पैसिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक्टिव फॉर्म चूज करना पड़ेगा। यही काम आपको वहां पर आपके एग्जाम्स में करना होता है। अब सबसे पहले तो बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो भी क्वेश्चन वो एक्टिव पैसिव वॉइस से आया है, चेंज दी वॉइस में आया है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वॉइस एक्टिव है कि पैसिव है। तो आप ना बेटा पैसिव वॉइस की पहचान को थोड़ा सा माइंड में रखें कि पैसिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे कि वो पैसिव वॉइस है कि नहीं है। बाकी तो सारी की सारी आपकी वॉइस जनरली एक्टिव वॉइस होती है। तो सबसे पहले आप माइंड में ये बैठाना है कि वॉइस एक्टिव है कि पैसिव हो, वो आप कैसे पहचानेंगे। तो बस एक छोटी सी चीज देखें, वॉइस पैसिव है तो उसकी पहचान क्या होगी कि बी के बाद अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो आप समझ लेना कि वो वॉइस आपकी पैसिव है। यानी कि अगर वॉइस पैसिव है तो आपको उसका एक्टिव फॉर्म चुनना पड़ेगा। अगर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई नहीं देती है तो आप समझ लेना वो वॉइस आपकी एक्टिव है और आपको उसका पैसिव वॉइस देखना है कि वो क्या होगा। अब बी की बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब बी की यहां पर फॉर्म्स हो सकती हैं। बी में, यानी कि बी में आपका इज एम आर, यानी कि अगर इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप 100% ये मान के चलना वो वॉइस आपकी पैसिव वॉइस है। या बी की फॉर्म होती है आपकी वॉज या वर, वॉज या वर के बाद अगर आपकी थर्ड फॉर्म है तो भी आप समझ लेना कि वो वॉइस पैसिव है। और या फिर कभी कभी आपका बी, बीइंग या बीन होता है, और बीन के बाद भी अगर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप समझ लेना वो वॉइस आपकी पैसिव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बच्चे यहां पर फंस जाते हैं। उनको लगता है कि लास्ट में बाई करके अगर आपका डूअर लिखा हुआ है, बाई राम, बाई श्याम, तो ही वो वॉइस पैसिव है, अदरवाइज वो एक्टिव वॉइस है। ये जरूरी नहीं होता बेटा, बाई लिखकर कोई डूअर लिखना है, ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है बाई लिखा हुआ आए। तब क्या करेंगे, तब आपको यह चीज माइंड में रखनी है कि बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो वॉइस पैसिव है। बाकी सब केसेस में आपकी वॉइस एक्टिव रहती है, ठीक है।
तो ये तो एक चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम टेंस से स्टार्ट, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस लेंगे, उस क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो वॉइस एक्टिव है कि पैसिव है, फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड रूल को अब हम डील करना स्टार्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चंस लेते हैं बेटा, क्वेश्चंस के थ्रू हमेशा चीजों को समझना आसान रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें क्वेश्चन नंबर आ गया, चेंज दी वॉइस। अभी हम बेस सीख रहे हैं, आप सीखोगे तो आपको वहां पर ऑप्शन चूज करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आज जो हम एक टेंस सीखने वाले हैं वो कौन सा टेंस सीखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, हार्ड से लेके इजी से लेके हार्ड लेवल तक सभी चीजों को कंसीडर करेंगे। अब तो ये जो आपका वॉइस, इसको आपको चेंज करना है, आपको पता लगाना है कि इसका वॉइस चेंज क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये वॉइस एक्टिव है कि पैसिव है। तो देखिए यहां पर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इज एम आर के बाद, वॉज वर्ब के बाद, बी बीइंग बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यानी कि ये वॉइस आपकी एक्टिव है, यानी कि इसको आपने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको ये पहचानना पड़ेगा ये जो टेंस गिवन है ये कौन सा। अगर आपको टेंस की पहचान नहीं है तो फिर आप उसका वॉइस चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वॉइस चेंज करने के लिए आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होनी चाहिए, आपको टेंस का पता होना चाहिए कि वो टेंस कौन सा। टेंस पता होगा या आपको ये पता होगा कि इस प्रकार का सेंटेंस है, तब आप उसको जो वॉइस है उसे आप आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो टेंस की पहचान होना जरूरी है। तो अब इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, यानी कि ये जो एक्टिव वॉइस है इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखें स्ट्रक्चर क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका बेटा और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिलता है हमेशा वर्ब में लगाओगे क्या लगाने से, या मिलता है किसे या किसको लगाने से। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, वर्ब क्या है इसमें, टीच, पढ़ाता कौन है, मैं। अब मैं क्या पढ़ाता हूं, क्या लगाने से मुझे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं बोल सकता हूं आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश मुझे क्या लगाने से मिला बेटा, वर्ब में क्या लगाने से मिला। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं क्या, इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट आपको एक तो वर्ब में क्या लगाएंगे तब आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, या किसे लगाएंगे। जैसे आई टीच मैं पढ़ाता हूं क्या लगाने से आंसर नहीं मिला, तो किसे, राम को या शाम को या आप लोगों को। तो ऑब्जेक्ट आपको वर्ब में क्या लगाने से मिलता है और किसे लगाने से मिलता है। तो ये है आपकी वर्ब, ठीक है, ये है आपकी वर्ब। बेटा बेस बनाने के लिए आपको फर्स्ट टाइम, मतलब जो बिगिनर्स हैं या जो पहले जिनको डिफिकल्टी आती है, वो ध्यान से समझना बेटा। आपको इस तरीके से मैं इन चीजों को समझाऊंगा कि आपको कभी दोबारा डिफिकल्टी नहीं होगी वॉइस को चेंज करते टाइम। ये वर्ब है, ये वॉइस एक्टिव है, और ये सब्जेक्ट है, कौन बताता है या कौन कहता है, वरुण। क्या कहता है, एक स्टोरी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अब हमें इसे क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, टेंस कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये देखो टेंस कौन सा है। अब जब भी आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट दिया हो, तो वो टेंस कौन सा होता है, वो टेंस होता है आपका सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट के बाद, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं बेटा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, उसके बाद सीधा V1 या V5 का यूज किया जाता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो वो आपका कौन सा टेंस होता है, वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक टेंस अगर आप ठीक से सीख गए तो जितने भी आपके दूसरे टेंसेस से आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो एक टेंस आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 और ऑब्जेक्ट, और सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका सिंपल प्रेजेंट, यानी कि हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं। तो अगर आपने टेंस पहचान लिया कि ये V1 और V5 है, मेन चीज इस पे फोकस करना है ना, तो आप समझ लो आपकी आधी समस्या खत्म हो गई। अगर ये टेंस सिंपल प्रेजेंट है और इसका आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमें क्या करना है, हमें इज एम आर को यूज करना है पैसिव वॉइस में, और जो गिवन वर्ब है V1 या V5 उसकी थर्ड फॉर्म को में उसको कन्वर्ट करना है। यानी कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, फिर इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी,
और जो V1 और V5 होगी उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। बाय लिखकर अगर आपको सब्जेक्ट लिखना है तो वो आपकी चॉइस होती है, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं होता। मेन पार्ट आपका यहां तक रहता है, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस में आप पहचान गए कि ये टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो उसका वॉइस चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका पहली जगह पर आ जाएगा, जहां पे पहले सब्जेक्ट था वहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाने, इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, टेंस पहचान लिया। टेंस अगर आपका V1 और V5 है तो वॉइस चेंज करते टाइम और कुछ नहीं होगा, उसका पैसिव वॉइस में इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बनेगा। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं डील, इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। जितना आप क्वेश्चन को समझेंगे उतनी चीजें आपका आसान हो जाए। तो ये हमारी V5 है। V5 मैं आपको अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छी तरह से आपको इन चीजों के बारे में बता चुका हूं। अगर वो आपने टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना बेटा। तो ये V5 है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, आ स्टोरी पहले आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो स्टोरी कितनी है, एक इज आएगा। अब कौन सी यहां पर V5 है, वर्ब, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे लेके आओ। तो टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। बाय लिखना है तो आपकी चॉइस है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो बाय वरुण। किसी लड़के का नाम यहां पर लिखा है, कोई नाउन अगर यहां पर लिखा है तो नाउन को चेंज नहीं करना, बाय के बाद उस नाउन को एज इट इज लिखना है। वरुण लड़के का नाम है, किसी लड़की का नाम है, अब बॉय लिखा है, सिस्टर लिखा है, ब्रदर लिखा है, फादर लिखा है, स्टूडेंट लिखा है, तो आप उसका प्रोनाउन नहीं बनाना, वॉइस में प्रोनाउन नहीं। प्रोनाउन जो पहले से होते हैं ही, उसे हम हिम में चेंज करते हैं। शी अगर दे रखा है पहले सब्जेक्ट में तो उसे हम हर कर दे हैं, दे होता है तो दैम करते हैं। किसी नाउन को चेंज नहीं करना। तो ये नाउन है वरुण, तो ये आपका एज इट इज लिखा जाएगा। सबसे चीज क्या होती है, आपको टेंस पहचानना। जैसे ही आपको टेंस समझ में आ जाएगा तो आपके जो चार ऑप्शंस होंगे ना, उन चार ऑप्शन में से दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, कभी कभी तीनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एलिमिनेट करने से भी आपका आंसर आपको मिल जाता है कि इसके में चेंज करते टाइम क्या चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, अ स्टोरी इज टोल्ड बाय वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिया डज नॉट टीच इंग्लिश। तो आपको टेंस पहचानना है, तो टेंस पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए टेंस कौन सा है। एक तो मैंने अभी आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस बताया उसमें मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद अगर V1 और V5 है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरी पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या होती है, दूसरी पहचान आप कैसे पहचानोगे कि वो सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर डू नॉट प्लस V1 या डज नॉट प्लस V1 का स्ट्रक्चर दिया है तब आप समझ लेना ये टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इसको भी वॉइस जब चेंज करेंगे तो इसका एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां डज नॉट दिया हुआ है तो यानी कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आप करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से एक चीज लगाएंगे। अब इसमें नई चीज ऐड क्या होगी, नेगेटिव है तो बस हम नोट और लगा देंगे, बाकी तो जो पॉजिटिव सेंटेंस में करते सेम चीज करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लिखना है तो आपकी चॉइस है, बाय लिख के आप सब्जेक्ट लिख सकते हो। तो रिया डज नॉट टीच इंग्लिश, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर है आपका नेगेटिव का, तो इसका आप सेंटेंस कैसे बनेगा, चेंज वॉइस कैसे चेंज होगी। इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है आपका इंग्लिश। किसी भी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, इज। इंग्लिश इज नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट होती है, बाय रिया। लड़की का नाम है, नाउन है तो नाउन आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डज राहुल हेल्प अस। अब ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में डज या डू से सेंटेंस स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो आप समझ लेना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। तो अगर डू और डज से सेंटेंस स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, तब आप समझ लेना ये सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे, ध्यान देना। अगर स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हुआ है, डू डज, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, सॉरी यहां पर डू और डज है,
अब डू और डस शुरू में है तो हमें इज एम आर, जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर सेंटेंस के शुरू में रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। जहां पे डू और डस है, इज एम आर की पोजीशन वहीं पर रखनी पड़ेगी आपको वॉइस चेंज करते टाइम। अगर यहां पे डू और डस सेंटेंस के शुरू में है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हमें पता चल गया ये सिंपल प्रेजेंट है, तो हमें इज एम आर शुरू में ही रखना पड़ेगा। आपको एक बार ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। जैसे ये सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अस को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वी। अब यहां पे हमें इज एम आर में से जो एक चीज रखनी है वो हमें इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। तो वी के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपने एसवीए में कि वी के साथ हमारी प्लूरल वर्ब आती है। तो अब इज एम आर में से प्लूरल वर्ब क्या होती है, आर। यानी कि अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तो इज एम आर सेंटेंस के शुरू में आएंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाद में आप चाहो तो सब्जेक्ट लिख सकते हो और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। वी अस था, वो इधर आके वी हो गया। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग होगी, आर वी। अब इसमें वर्ब कौन सी है, हेल्प, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड बाय राहुल। तो बेटा जो वहां पर ऑप्शन से तो करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप टेंस पहचान जाते हो तो आपका आधा काम हो जाता है। टेंस पहचानते ही आपको पता चल जाता है कि इसका जो वॉइस चेंज करना है उसमें इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको वहां पर स्मार्ट वर्क करने की बहुत जरूरत होती है। अगर टेंस पहचान लिया तो आप पहचान जाओगे कि हमें इसके वॉइस चेंज करते टाइम क्या चाहिए, वॉइस चेंज करते टाइम हमें इज एम आर चाहिए। और किसी भी चीज में फंसना नहीं, टेंस की पहचान होनी जरूरी है। डू डज सेंटेंस के शुरू में आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आपका वो सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्याम टीचेस अस इंग्लिश। अब ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें क्या लिखा हुआ है, टीचेस V5 है और ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इसमें क्या चीज है, ऑब्जेक्ट हमारे कितने हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे डबल ऑब्जेक्ट है। देखो शाम, कौन पढ़ाता है, शाम, शाम सब्जेक्ट है। क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। क्या लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। किसे पढ़ाता है, हमें, तो किसे पढ़ाता है ये भी हमें मिल गया। अब इस सेंटेंस में क्या हो गया, इस टीचर्स में ना आपके 2 ऑब्जेक्ट हो गए। अब 2 ऑब्जेक्ट हो गए तो अब हम पहले किसको लेके आए। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 2 ऑब्जेक्ट्स को कहते क्या है। जब हमें क्या लगाने से कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जब किसे या किसको लगाने से आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, तो जब आपके बेसिकली एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो आप पहले किसको रखेंगे। वैसे तो जनरल इंग्लिश में सिखाया जाता है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो हमें वॉइस चेंज करते टाइम जो पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए वो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देनी चाहिए। तो मैं भी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज करता हूं पहले से। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन था इसमें, अस। अस इधर आके क्या हो जाएगा, वी। अब यहां पर लगानी है हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होगी, इज एम आर में से कोई एक, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वी के साथ क्या आता है, आर, ठीक है। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। और ये इंग्लिश अपनी ही जगह पे रह जाएगा, इसे चेंज नहीं करना। टॉट के बाद जो भी अस निकल गया तो टीचर्स के बाद क्या बचा, इंग्लिश, ये अपनी ही जगह पर रहेगा। बाई लगा के आपको लास्ट में क्या लिख देना है, शाम लिख देना है, ठीक है। तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय शाम। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आप वहां पर ये एक तरीके से आपसे एक ऑप्शन आ सकता है, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो इस तरीके से ना पूछे, उसने शायद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी है। हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम पहले रखकर वॉइस चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या बदलाव होगा, सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, सेम नहीं रहेगा। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर आप वॉइस चेंज करते हो तो स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय और सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने चॉइस, अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू होगा
और जो आपका यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको यहीं पर रखेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या होना चाहिए, फिर टू। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वॉइस चेंज कर रहे हैं तो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होना चाहिए, टू। उसके बाद आप बाय लिखकर यहां पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर होगा, आप इसे लिख लेना, नोट कर लें फटाफट कि अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वॉइस चेंज करते हैं तो फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज किया जाता है, कभी कभी फोर का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पैटर्न। एक पहले वाले तो हमने देख लिया, उसमें डिफिकल्टी नहीं से आप नोट कर लेना बेटा। अब मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसे चेंज कर लेता हूं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज कर लेता हूं। इंग्लिश इधर आ गया, इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है तो इज आएगा, ठीक है, इंग्लिश इज। उसके बाद यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीचर्स की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अब मैंने क्या बोला, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाया जाता है जनरली, कभी कभी फोर भी आता है कुछ कुछ केसेस में, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो इंग्लिश इज टॉट टू। अब अस यहां पर एज इट इज ही रहेगा, बाय शाम। ये हमारा दूसरे तरीके से हो सकता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी आपसे क्वेश्चन पुट अप कर ले या आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पुट अप कर ले, वो एग्जामिनर की चॉइस है, वो किसी भी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राम डज नॉट टेल मी स्टोरी। डज नॉट आ गया तो टेंस आपने पहचान लिया, टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, किसे नहीं बताता है, मुझे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या नहीं बताता है, स्टोरीज, कहानियां। तो यानी कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब पहले मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसे बनाऊंगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आ जाएगा मी, इधर आके क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या होगा, एम, और नॉट भी लगाना पड़ेगा। अब क्यों, क्योंकि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। अब टोल्ड के बाद मुझे टू नहीं लगाना क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसे चेंज किया है। यहां लिखे बाय और राम। और अगर मैं स्टोरीज से बनाता हूं तो उससे भी देख लें, वो आपका भी हो जाएगा स्टोरीज। स्टोरीज अब ज्यादा है तो आर, स्टोरीज आर नॉट टोल्ड। अब क्योंकि डायरेक्ट से बनाया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगना होना चाहिए, तो टोल्ड टू मी बाय राम, ठीक है। तो आप यहां पर फंस सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहां पर एग्जामिनर कौन से वाले से ऑप्शन दे। बस स्ट्रक्चर को समझ लें, एक ही सही। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों के दोनों सही आपको डायरेक्ट से भी और इनडायरेक्ट से भी दोनों के दोनों सही ऑप्शंस आपको लिख के दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जहां पर डबल ऑब्जेक्ट आएगा आप समझ लेना कि अगर आप जो पर्सनल आपका नाउन या प्रनाउन होता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो नॉन लिविंग थिंग वगैरह है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट से भी बनाया जा सकता है पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट से बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से के बाद और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपका टू लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं बेटा, वॉइस एक ऐसा चैप्टर नहीं कि मैं आपको ऐसे ही करा दूं। थोड़ा सा बेस बनाने, एक बार बेस बन जाएगा ना बेटा, आपका बेस एक बार बन जाएगा तो उसके बाद आपको हाँ वहां स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है। इतने सारे रूल्स आपको रटने नहीं है, स्मार्ट वर्क। भाई टेंस पहचान गया, सबसे पहले आपको टेंस पहचाना है। अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपके माइंड में सबसे पहले जो चीज क्लिक करनी चाहिए वो ये कि वॉइस पैसिव वॉइस में इज़एमआर होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव है तो इज़एमआर के बाद नॉट होना चाहिए, और अगर वो इंटेरोगेटिव है तो इज़एमआर सेंटेंस के शुरू में होना चाहिए, ठीक है। और वॉइस पैसिव है कि एक्टिव है वो भी पहचान रखना बहुत जरूरी है। वो नहीं रखेंगे तो वहां पर मार खाई जा सकती है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। आज के लिए अभी बेटा इतना ही है, अगला सेशन जल्दी ही लेके आऊंगा और जब तक आप इनको समझ लेना, मैं रुकने वाला हूं नहीं हूं। आपके लिए मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले जितने भी अच्छी चीजें वो आपके लिए लेकर आ जाऊं। मुझे दीजिए बेटा यहां से इजाजत। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना बेटा जी। थैंक यू सो मच।